जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि डेली दोपहर 12 बजे ऑफलाइन चलता है और इसका वीडियो आपको ऑनलाइन 5 बजे डाल दिया जाता है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको 2:30 से 3 बजे के बीच में डाल दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर वीडियो और पीडीएफ दोनों डाला जाता है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। मेरा तीन सीरीज जो चलता है, आपको सुबह में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन जो चलता है और शाम में करंट अफेयर्स का और दोपहर में आपको बिहार सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का एग्जाम का, तीनों सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और वीडियो भी। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आज मैं 7वां नंबर सेट लाया हूं। अभी तक प्लेटफॉर्म के बुक से 6 सेट को अपलोड कर दिया गया है, आज 7वां सेट है और स्पार्क के बुक से भी 5 सेट अपलोड कर दिया गया, यानी टोटल 11 सेट हो चुका है। आज 12वां सेट मैं लेकर आया हूँ। ये 10 सेट खत्म होगा तो फिर आपको स्पार्क के 5 सेट चलेंगे। तो 5-5 सेट का पेयर लेकर 2 बुक को लेकर चला जा रहा है। एग्जाम तक यह सीरीज चलेगा। आप अगर एग्जाम तक कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आज मैं सेट नंबर 7 में टॉपर का नंबर आपको 108 था। तो आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और मैथ रीजनिंग का डिस्कशन नहीं किया जाता है। मैथ रीजनिंग का आपको आंसर दिया जाता है, आप वहां से मिलाएं और आपका नंबर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कबीर किनके शिष्य थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो कबीर आपको ऑप्शन बी रामानंद के शिष्य थे। कबीर का जन्म बनारस के लहरतारा में हुआ था और उनका मृत्यु आपको उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। मगहर जो कि खलीलाबाद के पास पड़ता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, लेकिन कबीरदास ने इसे उत्तर भारत में लाने का रामानंद लाए थे उत्तर भारत में। कबीरदास गृहस्थ जीवन से रहकर मोक्ष की प्राप्ति किया था। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात कितनी है? बिहार का लिंगा अनुपात की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 919, ऑप्शन बी 916 और ऑप्शन सी 917 और ऑप्शन डी 918। तो कभी भी लिंगा अनुपात 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं की संख्या है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 918। 918 लिंगा अनुपात है बिहार का। वही शिशु लिंगा अनुपात बिहार की बात कहा जाए तो 935 है 1000 पुरुष पे। और बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला आपको गोपालगंज है, जहाँ की लिंगा अनुपात 10:21 है। और सबसे कम लिंगा अनुपात वाला बिहार का जिला आपको मुंगेर है, जहाँ 876 1000 पुरुष पे लड़कियों की यानी महिलाओं की संख्या है। वही भारत के लिंगा अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 943 है। और सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात आपको केरल में 10:84 और सबसे कम हरियाणा में है। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में है। और जनसंख्या घनत्व की बात कहेगा तो सबसे ज़्यादा आपको बिहार में और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में, जहाँ 17 लोग पर किलो वर्ग में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन उत्पादन एवं कृषि की किस सेक्टर में आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो वन उत्पाद एवं कृषि आपको प्रथम सेक्टर में आते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सेक्टर आते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सेक्टर आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कमला किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सोनी, ऑप्शन बी ढोरी, ऑप्शन सी बलान और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कमला की सहायक नदियां सोनी, बलान, ढोरी है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है। गंडक नदी पटना के समीप गंगा के नदी में आकर मिलता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है।
सालिग्राम पत्थर गंडक नदी में ही मिलता है। गंडक नदी में सालिग्राम गोल पत्थर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी महानदी डेल्टा, ऑप्शन सी रायलसीमा, ऑप्शन डी तमिलनाडु तट। तो इसमें पूछा जा रहा है सूखा क्षेत्र, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है रायलसीमा। रायलसीमा सूखाग्रस्त है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपको किशनगंज है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र औरंगाबाद है। और बिहार का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र गया और ठंडा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी एम स्वामीनाथन और ऑप्शन डी बिमल जलान। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक आपको ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो कि लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने वित्त मंत्री भी रहा है। इन्हें उदारीकरण का जनक कहा जाता है। 24 जुलाई 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री की आर्थिक सुधार की घोषणा के, जिसमें विभिन्न नियमों के और कानून के सरल बनाया था। इन्हें इसीलिए उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन आपको हरित क्रांति का जनक है। एम एस स्वामीनाथन जो कि 1966-67 में हुआ था। पी चिदम्बरम भी कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री है। दूसरी बार ये वित्त मंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चैम्सफोर्ड योजना और ऑप्शन डी बेबेल योजना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन आपको माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतरिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम भी वायसराय कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म सुधार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो क्रिप्स मिशन 19 मार्च 1942 में स्टैबर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। बेबेल योजना की बात करें तो बेबेल योजना शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। बेबेल योजना जुलाई 1945 में किया गया था, जो कि असफल प्रयास था, असफल रहा। चैम्सफोर्ड की बात करें तो रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 8, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती और ऑप्शन डी फूल। तो अफीम आपको ऑप्शन डी फूल से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी दरार, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट और ऑप्शन डी आंधी तूफान। तो भूकंप होने से यानी कि भूकंप आता है तो देखते होंगे आपको दरार पड़ जाता है, यानी कि मिट्टी में जैसे फटता है दरार वैसे दरार पड़ जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप 3 प्रकार के होता है, LPS। और ऑप्शन डी की बात करें तो बैरोमीटर का अचानक गिरना आंधी तूफान होता है और बैरोमीटर का धीरे धीरे नीचे आना वर्षा की संकेत होता है और धीरे धीरे ऊपर जाना मौसम साफ होने का संकेत होता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना की शुरुआत किया है? भारत का कौन सा राज्य? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के द्वारा जल विहार परियोजना शुरू किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक हैं। वही उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल आपको गणेशी लाल हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई हैं और राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल हैं। केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और वहाँ के राज्यपाल आरिफ अहमद खान हैं। तो ये सारे बात आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी हिंदूवाद से और ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो चैत्य और स्तूप आपको ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का संबंध गौतम बुद्ध से था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो जैन धर्म से महावीर का संबंध था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें महावीर थे। इनका जन्म आपको कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। उनके ज्ञान की प्राप्ति भी पावापुरी में ही हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो ईसाई ईसा मसीह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में और ऑप्शन डी गया में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना आपको वैशाली में किया गया था। गौतम बुद्ध ने दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में ही किया था और प्रथम बौद्ध संगीति आपको राजगीर में हुआ था। तीसरा आपको पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध सारनाथ में दिए थे और गया में गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे यानी फाल्गु नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। और कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था जो कि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। ऑप्शन ए क्रय विक्रय की शक्ति, ऑप्शन बी यह साख सृजन करता है, ऑप्शन सी यह मुद्रा की स्फीति को रोकता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मुद्रा को स्फीति को रोकता है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है यानी कि कौन सा रोग? ऑप्शन ए पोलियो वायरस, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ऑप्शन डी कैंसर। तो एलिसा जांच आपको एड्स के पता लगाने के लिए किया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो के टीका का खोज जोनिस साल्क ने किया था। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण आपको टीबी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी आर्थर क्लार्क और ऑप्शन डी एंड टी बेल लैब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW की संकल्पना की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का और ऑप्शन डी कर नीति का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राजकोषीय नीति का घाटे वित्त व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा यानी निर्वासन? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी जहांगीर। सबसे पहले मैं बता दूं कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर ने 5 बार युद्ध किया है। मुगल शासन में 15 वर्षों तक निर्वासन की जिंदगी हुमायूं ने 1540 से लेकर 1555 तक भारत से बाहर रहा। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक भारत का शासक रहा, लेकिन 1539 में जब चौसा और 1540 में बिलग्राम के युद्ध, कन्नौज का युद्ध और शेरशाह सूरी ने पराजित होकर वह भारत से निर्वासित होना पड़ा। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ईरान के शाह अब्बास की मदद लेकर हुमायूं ने 1555 में फिर दोबारा गद्दी पर बैठा, जिसे सरहिंद या मछुआरा के युद्ध में विजय प्राप्त की और फिर भारत का शासक बना। तब 1556 में वो किससे लिया था? आ गया अब्बास अहमद जी। इसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हुमायूं को किसने अधिकार दिया था? तो अब्बास मोहम्मद। अकबर की बात करें तो अकबर 1556 में राजगद्दी पर बैठा और 1605 तक अकबर राजगद्दी पर रहा।
दीने इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने ही किया था 1582 में। ऑप्शन डी की बात करें तो जहांगीर चित्रकला से बहुत ही परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 18, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? मतलब गुलबर्गा पहले किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए पल्लव की राजधानी, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी काकतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बहमनी की राजधानी गुलबर्गा थी। अहमदनगर जो कि है विजयनगर की यानी बीजापुर और गोलकुंडा में पड़ता है। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था 1347 में। क्वेश्चन नंबर 19, अल-बिरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अल-बिरूनी ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी का, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान का, ऑप्शन सी मालवा के राजा भोज का, ऑप्शन डी गुजरात के राजा कुमारपाल का। तो अल-बिरूनी किसका राज्यकाल का वर्णन किया है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी का अल-बिरूनी किया है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु तेग बहादुर के मृत्युदंड किसने दिया था? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने और ऑप्शन डी बहादुर सिंह प्रथम ने। तक गुरु तेग बहादुर का मृत्यु का दंड आपको औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम धर्म नहीं पालन करने के बाद उन्हें मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा आपको हिंदू सैनिक थे। तेग बहादुर 1675 में उनकी मृत्यु दंड दिया गया था। जो 9वें गुरु थे और औरंगजेब द्वारा आरोप लगा उसे राजकुमार अकबर के आर्थिक मदद और आशीर्वाद राजकुमारी अकबर के औरंगजेब के विद्रोही पुत्री के बारे में कहा था, इसीलिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। शाहजहां ने आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुआ था? ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी पोटोनोवा का युद्ध, ऑप्शन सी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली था, जिन्होंने सहायक संधि को भी स्वीकार किया था। वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से लेकर 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें मंगलौर की संधि के तहत समाप्त किया गया था। तृतीय की बात करें तो 1790 से लेकर 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और प्रथम की आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 69 में हुआ था, उसमें मद्रास की संधि हुआ था। इस तरह आप सारे युद्ध को याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों युद्ध काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल में भारत का किन दो देशों से व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए पश्चिमी तथा मध्य पूर्व, ऑप्शन बी केवल पश्चिमी देशों से, ऑप्शन सी चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ, और ऑप्शन डी इनमें से किसी के साथ भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी चीन, मध्य एशिया और बर्मा के दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी यानी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में और ऑप्शन सी लाहौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दिल्ली में हुआ था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया था। RH की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। काकोड़ी कांड के नाम बदलकर अब रेल दुर्घटना किया गया, जो कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24,
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी मोहम्मद सेबुल, ऑप्शन सी विक्टर एक्सलेन और ऑप्शन डी बागस मौलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विक्टर एक्सलेंस। क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी ने सर्वोदय मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया था? ऑप्शन ए द लास्ट वर्ड, ऑप्शन बी अन टू द लास्ट, ऑप्शन सी वर्ल्ड इन नॉट इनफ, ऑप्शन डी एसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अन टू द लास्ट। महात्मा गांधी अपना विचार विश्व में महान कृतियों से लिए थे। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, उपवास, अवज्ञा, असहयोग आदि को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से भारत रहने आए थे। महात्मा गांधी जॉन रॉक्सिंग लियो टस्टाइल थोरे आदि से बहुत ही प्रभावित थे। महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का गीता सबसे प्रिय पुस्तक था। ए पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन है? ऑप्शन ए बिहार बंधु और ऑप्शन सी सर्व हितैषी, ऑप्शन डी आर्यावर्त और ऑप्शन डी हिंदुस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सर्व हितैषी। क्वेश्चन नंबर 27। सूचीवन यानी कथनवन और वक्ता के सुमेलित करना है। एक तरफ मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। सतत जागरूकता स्वाधीनता का मूल, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। मेरी शरीर पर एक एक पड़ी लाठी आपको लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। क्वेश्चन नंबर 28। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें दूसरा का बात कह रहा है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को द्वारा दूसरा चुना गया था, प्रथम विनोबा भावे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी से राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में भेंट किया और चंपारण आने का आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 29। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी उग्रवादी, ऑप्शन सी क्रांतिकारी और ऑप्शन डी गांधीवादी। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी उग्रवादी थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक उग्रवादी विचार का पोषक थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत के उग्रवादी विचार का जनक भी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय उग्रवादी विचार के नेता थे। वही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरण थे। उग्रवादी कांग्रेस काल 1885 से लेकर 1905 तक था। उदारवादी 1885 से लेकर 1905 तक था उदारवादी। और उग्रवादी की बात करें तो 1905 से लेकर आपको 1919 तक था। और क्रांतिकारी की बात करें यानी कि गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक था गांधी युग। तो ये चारों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, जो जिसके अंदर आता है आप खुद ही इससे पहचान लेंगे। तो उदारवादी क्या बात कहेगा तो 1885 से लेकर 1905, उग्रवादी की बात कहेगा तो 1905 से लेकर 1919 और गांधीवादी क्या कहेगा तो 1919 से लेकर 1947। क्वेश्चन नंबर 30।
1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए कांग्रेस का विरोधी, ऑप्शन बी चुनावों का विरोधी, ऑप्शन सी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और ऑप्शन डी चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, चुनाव जीतकर सरकार में जाकर विधानमंडल का विरोध करना। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुआ था और स्वराज पार्टी की स्थापना 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के विट्ठल भाई पटेल और स्वीकार बनाने वाला पहला सफलता पाया था। क्वेश्चन नंबर 31, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी रिचर्ड उस्मान, ऑप्शन सी अमिताभ घोष और ऑप्शन डी संजीव सन्याल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा यानी रीट जारी करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय जारी करता है। तो दोनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। इसे संवैधानिक उपचार भी कहा जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो विधि के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 16 में सरकारी नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में छूट देने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 33, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए प्रशासनिक, ऑप्शन बी न्यायिक, ऑप्शन सी व्यक्तिगत और ऑप्शन डी विधायी। जो पॉलिटी का क्वेश्चन है थोड़ा डीपली है, आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए तभी ये सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, विधायिका का अधिकार है। अध्यादेश जारी राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र नहीं चलता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत को सर्वप्रथम वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था 1861 में। तो 1861 में आपको भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे 1861 में। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा और लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वही स्वीकार होने के लिए राज्यसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं होती है। ऑप्शन सी कार्यपालिका को राज्यसभा का अपदस्थ नहीं कर सकता है और ऑप्शन डी धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। तो इसमें पूछा गया है कौन गलत है? तो ए नंबर गलत है, बाकी सब तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य के प्रशासनिक तंत्र का अध्यक्ष होता है, वह राज्य के कार्यकारिणी के अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी वह कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का अध्यक्ष होता है और ऑप्शन डी वह व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका यानी तीनों का प्रमुख होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा स्थिति है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। तो थोड़ा डीपली पॉलिटी का आज के सेट में क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको जरूर समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्यों? संसद एवं प्रभुसत्ता संपन्न संस्था है, ऑप्शन बी संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है, ऑप्शन सी संसद में 2 सदन होते हैं और ऑप्शन डी कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है संसद।
के शासन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार पदाधिकार भारत के राष्ट्र के पास है? वास्तविक और भारत के राष्ट्रपति के पास है, वास्तविक और लोकप्रिय, ऑप्शन बी औपचारिक और कानूनी, ऑप्शन सी राजनीतिक और नामात्र का, और ऑप्शन डी संवैधानिक और नामात्र का। तो इसमें पूछ रहा है कौन राष्ट्रपति के पास है, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी 2 और 4 राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 38, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के विरोध में स्थिति है। ऑप्शन ए कानून रद्द समझा जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा, ऑप्शन सी केंद्र का कानून माना जाएगा, और ऑप्शन डी राज्य का कानून माना जाएगा। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन उसके में मान आपको केंद्र सरकार का ही होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य का कोई उसमें मान नहीं होता है, इसलिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तरी और पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होता है? उत्तरी और पूर्वी, आपको मैप का भी ज्ञान होनी चाहिए। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये सब पता होना चाहिए कौन से राज्य किधर है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा आपको ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में होता है। असम की बात करें तो असम में बिहू लोक नृत्य है, और पश्चिम बंगाल का जात्रा और बाउल है, उड़ीसा का ओडिसी है। क्वेश्चन नंबर 40, हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन के बीजिंग में, ऑप्शन बी भारत के उड़ीसा में, ऑप्शन सी जापान के टोक्यो में, और ऑप्शन डी इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी भारत के उड़ीसा में। हॉकी का विश्व कप जो पुरुष का होगा 2023 में, उसका आयोजन भारत के उड़ीसा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, इसको पूछने की ज़्यादा संभावना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन ए करदा झील को, ऑप्शन बी लिकनब्बर झील को, ऑप्शन सी बैकाल झील को, और ऑप्शन डी ग्रेट बैरियर झील को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बैकाल झील को। क्वेश्चन नंबर 42, सीढ़ीदार खेती यानी कि ट्रेक कल्टीवेशन अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए मरुस्थल के में, ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी मालाबार तट में, और ऑप्शन डी दक्षिणी पठार में। तो सीढ़ीनुमा खेती जो होता है आपको ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है। सीढ़ीनुमा खेती के पर्वतीय क्षेत्र होता है। सीढ़ीदार खेती में चाय के लिए उपयुक्त है। भारत में चाय की खेती 1835 से प्रारंभ हुआ है। भारत में सर्वाधिक चाय की खेती असम राज्य में होती है, और जापान में गहन कृषि किया जाता है। और उच्च किस्म का चाय आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए अगस्त 1950, ऑप्शन बी अगस्त 1951, ऑप्शन सी अगस्त 1952, ऑप्शन डी अगस्त 1953। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपको ऑप्शन सी अगस्त 1952 में हुआ था। मैंने कितना बार डिस्कशन में इस बात को बोलता हूँ, अगर आप अच्छे से सुनते होंगे तो आपको जरूर रिपीट क्वेश्चन मिलते होंगे। तो बहुत से बात आपको डिस्कशन में जो बोला जाता है आप उसे नोट करें। नोट करेंगे तो आपके पास स्टोर होगा जीके के। जिस दिन आपके पास ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो जाएगा, और आपके कन्फ्यूजन काफ़ी कम होगा। कन्फ्यूजन जब कम होना चालू हो जाएगा तो आप खुद ही आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में मार्च में हुआ था, 15 मार्च 1950 को। और ऑप्शन बी की बात करें तो 1951 में आपको वित्त आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1953 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के आधार पर भारत के प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन ए उत्पाद कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी निर्यात कर, और ऑप्शन डी आयकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आयकर। भारत में प्रगतिशील
कर प्रणाली आपको आयकर है। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा और वसूला जाता है, लगाया भी जाता है, वसूला भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी व्यापारिक नीति, ऑप्शन सी बजट नीति और ऑप्शन डी राजवित्तीय नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मौद्रिक नीति, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय योजना आयोग, ऑप्शन बी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय भारत सरकार। तो भारत की योजना का सर्वेक्षण आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री आपको निर्मला सीतारमण है, जो कि भारत के प्रथम दूसरी बार महिला वित्त मंत्री बनने वाली है। यही 2 बार बनी है, प्रथम लगातार 2 बार। वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और भारतीय योजना आयोग यानी कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग इसी के जगह पर लाया गया है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज यानी OPV क्या नाम है? ऑप्शन ए सार्थक, ऑप्शन बी सूर, ऑप्शन सी सौनक और ऑप्शन डी शौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सार्थक। क्वेश्चन नंबर 48, टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया है? टाटा IPL, ऑप्शन ए ड्रीम 11, ऑप्शन बी मारुति सुजुकी, ऑप्शन सी अपस्टॉक्स और ऑप्शन डी रुपे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी रुपे को ऑफिशियल पार्टनरशिप बनाया है टाटा। इस बार के IPL जो हुआ इसमें फाइनल आपको गुजरात टाइटन ने जीता है, आपको राजस्थान को हराकर। इस बार टाटा इसका निर्देशक था, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। IPL का एक दिन वीडियो आएगा स्पेशल। IPL का जो फाइनल मैच आपको गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो कि भारत के सबसे बड़ा स्टेडियम है और विश्व का दूसरा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम आपको जयपुर में बन रहा है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जयपुर में स्टेडियम बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा और ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो तैरते हुए ऊर्जा की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी तमिलनाडु में किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भागवत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है और वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री की बात करें तो MK स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आपको RN रवि हैं। और कर्नाटक के मैं तो चर्चा कर ही दिया हूँ। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई और वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। तो इस तरह मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की चर्चा भी करते रहता हूँ, तो आप इसे याद रखेंगे, आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अश्वनी शौक, ऑप्शन बी चंद्रकला अनुजा, ऑप्शन सी आर्यका अखोरी और ऑप्शन डी दिव्या हेगड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी दिव्या हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 51, अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 51 से लेकर 75 तक साइंस के क्वेश्चन हैं। ट्रेड मिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल स्टेट, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी पैर। तो ट्रेड मिल स्टेट हृदय से संबंधित है। हृदय नामक थैली के सुरक्षित रखता है और इसका वजन 300 ग्राम होता है। पक्षी में आपको 4 हृदय, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। सरीसृप में 3 होता है चैम्बर, और उभयचर में 3 होता है, मछली में 2 होता है और स्तनधारी में 4 होता है। तो आपसे कभी कभी चैम्बर भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52,
टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उल्का पिंड, ऑप्शन बी तारे के प्रकाश, ऑप्शन सी वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है और ऑप्शन डी पुच्छल तारा का मालवा। तो टूटते हुए तारा का संबंध आपको ऑप्शन सी वायु के घर्षण से प्रचलित होता है। पृथ्वी इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष होता है। तारे का आयु का रंग निर्धारित होता है उससे रंग से। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी पिंड का वेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए s गुनी, ऑप्शन बी 2n गुनी, ऑप्शन सी √2 गुनी, ऑप्शन डी n² गुना। तो यदि किसी वस्तु के तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको ½ mv² होता है। अब इस पर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2n² गुना, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारित पद्धति होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय, ऑप्शन बी प्रकाशिक, ऑप्शन सी वैद्युत और ऑप्शन डी विद्युत यांत्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी प्रकाशिक। क्वेश्चन नंबर 55, उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होता है? उदासीन परमाणु में प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन माइनस, न्यूट्रॉन जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज क्लाइड कोविन एंड फेंड्रिस ने किया था और क्वार्क मेरे मैगलन एवं जॉर्ज विजिंग ने किया था। मोसान का खोज आपको इकावा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी प्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो जीवन रक्षक हार्मोन आपको एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। थायराइड ग्रंथि आपको गला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी मांसपेशीय कोशिका, ऑप्शन सी यकृत कोशिका और ऑप्शन डी वृक्क कोशिका। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी लंबी कोशिका आपको तंत्रिका कोशिका है। यकृत का वजन 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच होता है। यकृत से पित्त रस निकलता है। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति का भार जब लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? जी के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऑप्शन बी जी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 4 kg ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तभी ही मनुष्य का उसमें व्यक्ति का भार ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? वास्तविक गैस, ऑप्शन ए उच्च दाब एवं निम्न ताप, ऑप्शन बी निम्न दाब एवं उच्च ताप, ऑप्शन सी निम्न दाब एवं निम्न ताप और ऑप्शन डी उच्च दाब एवं उच्च ताप। तो वास्तविक गैस की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी निम्न दाब एवं उच्च ताप। क्वेश्चन नंबर 60, प्राकृतिक यूरेनियम 235 का प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होगी? तो इसे आप निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 0.7%। आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, पाराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। आप स्टेटमेंट 1 मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट होना, स्टेटमेंट 2 मोतियाबिंद होना, स्टेटमेंट 3 चमड़ी को कैंसर होना और ऑप्शन डी शैवाल उत्पादन में 6 से 12% कम करना। उपयुक्त में कौन से सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है इसमें से सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सभी सही है।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन ए पनडुब्बी नोदन में, ऑप्शन बी तुषार मुक्त प्रतीक्षकों में, ऑप्शन सी रॉकेट के प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन डी अति चालकता के विषय के अनुसंधान पे। तो ताप इंजन का प्रयोग, तापी इंजन का आपको ऑप्शन सी रॉकेट के प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वृत्तीय गति में होता है चाल और वेग दोनों अचर, ऑप्शन बी चाल और वेग दोनों चर, ऑप्शन सी चाल एवं अचर रहते हैं, ऑप्शन बी चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, चाल अचर रहते हैं और वेग चर रहते हैं एक समान वृत्तीय गति में। क्वेश्चन नंबर 64, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी आसवन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन के क्रिया में पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदला जाता है। द्रव में वाष्प की प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कपूर आदि में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए आसवन द्वारा, ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और ऑप्शन डी वर्ण लेखन के द्वारा। नमक को आपको इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, केंचुए का मुख्य वर्षिज पदार्थ जो कि नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी यूरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यूरिया। केंचुआ का मुख्य वर्षिज पदार्थ यूरिया है जो कि नेफ्रिडिया द्वारा आता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अब यूरिया में लिक्विड बनाया जा रहा है जो कि हाल ही में इसका शोध किया गया है। अब खेतों में लिक्विड दिया जाएगा, एक डब्बा में 27 कट्टा यानी 1 एकड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, कोरल बनने का मुख्य संबंध है। ऑप्शन ए मोलास्का में, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन सी एंथोजोआ से और ऑप्शन डी पेरीफेरा से। तो कोरल बनने का मुख्य संबंध आपको ऑप्शन सी एंथोजोआ से होता है। क्वेश्चन नंबर 68, रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी एमिल फिशर, ऑप्शन डी जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जो रसायन में मिला था आपको ऑप्शन डी जैकोबस हेनरी वेंटहॉफ को दिया गया था। इन्हें 1901 में ही नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, गोबर गैस यानी कि इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। गोबर गैस CH4, वाटर गैस CO+H2 यानी कि 3 और 1, कोल प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और कोल गैस हो जाएगा आपको H2 + CH4 + CO यानी कि इसका आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? जो बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है मृत बॉडी का तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोप्सी, ऑप्शन सी ऑटोप्सी, ऑप्शन सी डायलिसिस और ऑप्शन डी स्टेरिलाइजेशन। तो इसको आपको ऑटोप्सी कहते हैं। उसमें से जो मांस निकाला जाता है उसे लैब में भेजा जाता है चेक करने के लिए यह आदमी कैसे मरा है और इसको कौन क्या चीज़ से मारा है इसकी जांच किया जाता है।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान आपको हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वंशज अपराधियों का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज कहाँ स्रावित होता है? ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, और ऑप्शन सी छोटी आंत में, और ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज कहाँ स्रावित होता है? तो आपको ऑप्शन ए आमाशय में स्रावित होता है। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, जो कि डायबिटीज में प्रॉब्लम होता है अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे प्रयुक्त किया जाता है। इसका मिश्रण होता है ऑप्शन ए सिलिका का, ऑप्शन बी फास्फोरस का, ऑप्शन सी फेरस ऑक्साइड का, और ऑप्शन डी कैडमियम सल्फाइड का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फेरस ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 73, प्लावन जीन यानी प्लावन जंपिंग जीन्स का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रेगर जोहान मेंडल, ऑप्शन बी वाटसन ऑन क्रिक, ऑप्शन सी बारबरा मैकलिंटो, और ऑप्शन डी टॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बारबरा मैकलिंटो के द्वारा किया गया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक का जनक माना जाता है, और वाटसन एम क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एम क्रिक ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डू ब्रिज दिया था। तो इस तरह आप चारों ऑप्शन जैसे बताया जाता है आप उसे अच्छे से याद रखेंगे और अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, मक्खन वह कोलाइडल विलयन है जिसमें वसा ठोस के केसिन में प्रक्षेपित होती है। ऑप्शन बी वसा जल में प्रक्षेपित होते हैं, ऑप्शन सी जल में वसा प्रक्षेपित होता है, और ऑप्शन डी केसिन का जल से निलंबन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वसा में जल के प्रक्षेपित होता है। मक्खन कोलाइडल विलयन है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के टेस्ट के 75 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन। आदर्श गैस को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p6 3s1, ऑप्शन सी 1s2 2s2 2p6 3s2, ऑप्शन डी 1s2 2s2 2p1। तो इसमें पूछ रहा है कि आदर्श गैस का किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही। आदर्श गैस वाहतम सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। हीलियम के वाहतम में 2 सेल इलेक्ट्रॉन होता है, और नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन ये सब इनर्ट गैस है, इनमें आपको 8 रहते हैं। तो उत्कृष्ट गैस जिसे कहते हैं प्रत्येक आवर्त के अंत में 18वां वर्ग में आता है, यानी उत्कृष्ट गैस है वह 18 वर्ग में आते हैं, यानी कि नोबेल गैस कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आदर्श गैस पहचानने का तरीका, जिसके वाहतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम को छोड़कर बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनर्ट गैस में, यानी कि अक्रिय गैस में। इस तरह 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 75 क्वेश्चन रहते हैं, और 75 में 4 ऑप्शन रहता है। 75 चौका यानी कि 300 क्वेश्चन आप एक सेट में सीखते हैं। तो ऐसे अभी तक मेरा 12 नंबर सेट है। आप खुद ही 3600 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। आपको हर सेट में 2 4 5 क्वेश्चन रिपीट होता होगा। आप खुद अगर अच्छे से डिस्कशन करते होंगे, नोटबुक में लिखते होंगे, अगर अच्छे से याद करते होंगे, तो आपको जरूर इससे फ़ायदा मिलता हो। जो भी लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हैं। सुबह वाला सीरीज जो 40 क्वेश्चन का चलता है उसमें भी, और शाम वाला करंट अफेयर्स में, और जो बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट किया गया है, एग्जाम तक इस सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा करके आएंगे, ये मेरा दावा है। आप जितना जीके जीएस पर मेहनत कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको
मैथ रीजनिंग पर भी मेहनत करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ही इसका PDF डाला जाता है और वीडियो भी डाला जाता है। वहाँ से आप डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर सुबह 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।